साक्षात्कार की इस कड़ी में एक नए प्रतियोगी जिनसे आज आप रूबरू होंगे उनको मैं बुलाना चाहूँगा। राकेश जी बिश्नोई, जिन्होंने अभी हाल ही में इतिहास व्याख्याता भर्ती परीक्षा में 43वीं रैंक के साथ में सफलता अर्जित की है। और राकेश जी का स्वाध्याय के इस इतिहास व्याख्याता बैच में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। राकेश जी मंच पे आएँ और भावी इतिहास व्याख्याताओं से मैं कहना चाहूँगा कि तालियों के साथ में, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में राकेश जी का हार्दिक स्वागत करें। और एक विद्यार्थी के लिए और एक शिक्षक के लिए, दोनों के लिए ये गौरव के पल हो सकते हैं जब आप सफल होके उसी कक्ष में या उसी क्लासरूम में आएँ जहां आपने भी बैठ के 1 साल तक 2 साल तक मेहनत की और अब आप उस मंच पे हैं जिसके लिए हम हमेशा सोचते हैं कि हे माँ सरस्वती हमें सफलता प्रदान करें, और इस मंच पर हम पहुँचें। तो आप सभी के बीच में राकेश जी बिश्नोई, आइए राकेश जी। परिचय के इस सत्र में मैं संक्षिप्त में एक बार राकेश जी के बारे में बताऊं, बाकी अपनी खुद की जर्नी जो है वो राकेश जी खुद बताएंगे। राकेश जी मूलतः बीकानेर के रहने वाले हैं। राकेश जी के पिता का नाम श्री बस्तीराम जी, और सबसे अच्छी बात ये है कि राकेश जी के पिताजी जो हैं वो खुद अध्यापक हैं, और अध्यापक का बेटा जब उनसे ऊंचे पद पर या सफल हो तो एक माता पिता के लिए से कोई बड़ी बात हो नहीं सकती। राकेश जी के साथ में इनकी धर्मपत्नी नीरू भी आज यहाँ आए हुए हैं, तो नीरू को भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी मंच पे आएँ। परिचय के इसी सत्र में मैं बताना चाहूँगा आपको कि राकेश जी और 2 भाई, एक इनकी छोटी बहन है, और ईश्वर के संयोग से राकेश जी के सरकारी सेवा में आने से पहले इनके दोनों बहन भाई जो हैं वो भी राजकीय सेवा में है, अध्यापक पद के रूप में वो भी चयनित हैं। राकेश जी पिछले लगभग 4 साल से मुझसे जुड़े हुए हैं, नियमित रूप से इतिहास व्याख्याता की ये तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले पिछली जो भर्ती परीक्षा थी 2019-20 की भर्ती परीक्षा, जिनमें भी इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की, पर कई बार कुछ एक ऐसे कांड रहते हैं कि परीक्षा के अंतिम पड़ाव में या सफलता वाले पायदान से थोड़ा सा हम क्या है कि चूक जाते हैं। और सरकारी सेवा में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षा जो है उसके मापदंड में अगर चीज़ हम देखें कि अगर कुल पूछे जाने वाले प्रश्नों में या अंकों में अगर हम पॉइंटों से भी रह गए तो वहाँ हम शून्य की स्थिति में आ जाते हैं, चाहे विषय हमें कितना ही क्यों ना अच्छे से आता हो। ये एक पैमाना जो है वो अपने आप में बंद रखा है। तो मैं इसी बैच के विद्यार्थी फरसाराम जी से ये कहना चाहूँगा कि राकेश जी का माला पहना के जो है वो स्वागत करें। फरसाराम जी आए आप। जोरदार तालियों के साथ में स्वागत। इसी कड़ी में मैं छात्राओं में से एक को बुलाना चाहूँगा कि मनीषा आए और नीरू को भी माला पहना के जो है इनका भी आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करें। मनीषा। और नीरू से हम ऐसा वादा चाहते हैं कि अगली बार जिस कड़ी में आप तैयारी कर रहे हैं व्याख्याता हिंदी पद में सफलता के लिए, और माँ सरस्वती आपको इस पद में सफलता प्रदान करें और अगली बार आप व्याख्याता बन के इस मंच पे पधारें। तो नीरू से मैं कहूँगा कि आप बैठें और स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा बिंदु पे आता हूँ कि यहाँ पे होने को तो ऐसे भी हो सकता है कि जो विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं वो मुझसे मिलें, और ज़्यादातर ऐसा ही होता है सब जगह कि विद्यार्थी जो है जिन गुरुजी से पढ़ा तो उनके पास में आए और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और गुरुजी ने आशीर्वाद दिया और फिर जो वो चले गए। तो मेरा जहाँ तक मेरी ये कोशिश रहती है, जो भी विद्यार्थी मुझे फ़ोन करते हैं कि सर हम आपसे मिलने आ रहे हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि
अपने तो मिलते ही रहेंगे और पिछले 3-4-5 सालों से अपने मिल भी रहे हैं। मेरा मुख्य जो मोटो जो रहता है, जो उद्देश्य मेरा है, वो ये है कि आप विद्यार्थियों से रूबरू हों। कहीं ना कहीं जो 100, 150, 200 की संख्या क्लास में उपस्थित है, जो ऐसे विद्यार्थी राजस्थान भर में से इस वीडियो के माध्यम से राकेश जी की बात को सुनेंगे, इनके स्ट्रगल को सुनेंगे कि किस प्रकार से इस 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में इन्होंने संघर्ष किया और सफलता अर्जित की, तो बहुत से ऐसे विद्यार्थी जो इस बार जिनका चयन नहीं हुआ, कुछ नंबरों से, कुछ कारणों से रह गए, तो उनमें बड़ा उत्साह आएगा कि जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि 2020 की भर्ती में राकेश जी पॉइंटों में या कुछ अंकों से रह गए, फिर वापस इन्होंने उस कार्य में जुट गए और इस बार एक अच्छी रैंक के साथ में चयन करवाए। तो अपने आप में जो विद्यार्थी थके आ रहे हैं या जिनके मन में निराशा का भाव जो है वो घर कर गया है, उनके लिए बात बड़ी फ़ायदेमंद रहेगी। तो राकेश जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि आप आएँ और जो चीज़ें आपने अब तक पढ़ाई के दौरान ऐसे, यानी कि जब स्कूली एजुकेशन के दौरान आपने कुछ चीज़ें फेस की या उसके बाद में प्रतियोगिता परीक्षा के समय जो आपने चीज़ें फेस की, उन चीज़ों को बेधड़क जो है आप बताएं। और ऐसे कि आपके सामने जो बैठे हैं, आपके सारे अनुज बैठे हैं और वो आपके इन अनुभवों से सीख सकते हैं। आपके ये अनुभव कुछ कड़वाहट भरे भी हो सकते हैं और कुछ सुखद भी हो सकते हैं। कड़वाहट वाले अनुभव जो है ना, वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं। जैसे भवानी जी ने अपने इंटरव्यू में बताया कि मैं एक बार जो है कहीं ना कहीं एक क्लास में मैं रुक गया, आगे नहीं जा पाया, तो हम में भी जोश आता है कि अच्छा, उनको भी एक असफलता का पड़ाव देखना पड़ा और फिर भी वो प्रथम रैंक पे है। तो ऐसी चीज़ें हमें बड़ी प्रभावित करती है। तो पूरी जो है सफलता की आपकी जो जर्नी है वो आप बताएं। इसको थोड़ा सा हाथ से। सबसे पहले माँ सरस्वती के चरणों में वंदन, गुरुदेव आदरणीय गुरुदेव सुमेर सिंह शेखावत सर को प्रणाम और आप सभी भावी वक्ताओं को मेरा प्रणाम। मैं राकेश बिश्नोई आपके बीच में आज सर ने बोला है तो छोटा सा अपना परिचय देने का प्रयास करूँगा। कोई गलती हो तो क्षमा करना। मैंने सारी शिक्षा अपनी स्कूली शिक्षा जो बीकानेर से ही प्राप्त की थी, गवर्नमेंट स्कूल से, ना कि प्राइवेट स्कूल से। और मैं स्टार्ट से ही एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ। कोई मेरे बहुत सारे 80-90% वाला मैं वो नहीं हूँ। 10वीं में भी मेरे पे 47-48% थे। तो आप उस चीज़ से कभी ये नहीं घबराएं कि मैं पहले से इतना कमज़ोर था और मेरा बाद में नहीं होगा। तो वो चीज़ बहुत पीछे छूट जाती है। जब आप यहाँ आके कंपटीशन में कैसे तैयारी करते हैं वो डिपेंड करता है ये सारा। क्योंकि यहाँ मैं लगभग पिछले साल 2022 जनवरी में यहाँ मैंने एडमिशन लिया था। तब से लेके एग्ज़ाम तक मैंने मुश्किल से 2 या 3 छुट्टी ली थी। तो रेगुलरिटी सबसे बड़ी, मेरा ये सफलता का सबसे बड़ा कारण ये है कि मैं यहाँ रेगुलर रहा था। मैंने कोई छुट्टी नहीं ली, बस मुश्किल से कोई मजबूरी होगी तो एकदम 1-2 छुट्टी ली होगी। बाकी यही है कि शेड्यूल आपको सबसे पहले फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ की सफलता का सबसे बड़ा राज शेड्यूल ही है। शेड्यूल आप जितना ईमानदारी से करोगे, आप सफलता के उतने नज़दीक पहुँचोगे। और मैं स्टार्ट में मैंने बीएड लगभग 2013-14 में कर ली थी, लेकिन बीएड करने के 3-4 साल तक मैंने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की थी। क्योंकि मैं, बहुत से लोगों का यहाँ मेरे साथ वालों का ऐसा होगा कि क्रिकेट पसंदीदा खेल होगा, तो मैं उसमें फंसा रहा था। बहुत अच्छे लेवल तक पहुँच भी गया था। घर वाले डेली बोलते थे कि इसमें कुछ नहीं होगा, राजनीति चलती है। तो मैंने कहा नहीं, मैं ट्राई करूँगा। लेकिन लास्ट में वहाँ से हारने के बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। मैंने कहा अब तैयारी करूँगा। तो बहुत लोगों ने मेरे को ये सताने दिया कि अब तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो अब तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि अब तेरी उम्र निकल चुकी है, अब तू किस हिसाब से तैयारी करेगा, लोग तेरे से बहुत आगे हैं। मैंने कहा कोई ना, मैं अच्छे से तैयारी करूँगा तो हो सकता है मेरा हो जाएगा। तो मैंने पिछला व्याख्याता मैं ट्राई किया, मैंने अच्छी तैयारी की, लेकिन उसमें मैंने एक गलती की, मैंने फर्स्ट पेपर पर ध्यान नहीं दिया, तो उस वजह से मेरा चयन नहीं हुआ। तो इस बार मैंने वही गलती सुधारी। मैंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूँ, जो मैं पिछली भर्ती में रहने का मेरा मुख्य कारण था, मैं फर्स्ट पेपर ध्यान नहीं दिया। तो इस बार मैंने अच्छे से फर्स्ट पेपर तैयार किया, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा तैयार था। तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस था कि मैं कुछ लोगों से तो आगे हूँ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पूरा तैयार है। तो मैंने इस बार फर्स्ट पेपर अच्छे से तैयार किया और इस बार आपके सामने मेरे 43 रैंक से चयन हुआ है। एक दो चीज़ बोलूँगा, बहुत से मेरे साथी होंगे जो फर्स्ट पेपर से दूर भागते हैं। आपको सब्जेक्ट है ना, वो फर्स्ट ग्रेड बनाने की दौड़ में लेके आएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन फर्स्ट पेपर करेगा। ये चीज़ आप मान के चलो, क्योंकि अपन सिर्फ सब्जेक्ट अपने को अच्छा लगता है तो अपन सब्जेक्ट पढ़ते जाते हैं, फर्स्ट पेपर को साइड में कर देते हैं। लेकिन आपका सिलेक्शन अगर फर्स्ट पेपर ही करवाएगा, ये चीज़ मान के चलिए आप।
और कुछ साथी ऐसे होते हैं जो फर्स्ट ग्रेड में ये सोचते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट पेपर अपन 30-35 सही कर लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप कोई भी पार्ट छोड़ नहीं सकते। आपको मैथ भी पढ़नी पड़ेगी, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ेगी, उसका एवरेज प्रदर्शन करो। जैसे कि अब इंग्लिश के 4 आते हैं तो आप 50% अटेम्प्ट करोगे, मेरे 2 तो सही होने ही है, तब भी आप स्कोर कर पाओगे। मेरे भी 48 समथिंग सही हो रहे हैं। तो यही है कि मैंने इस बार सारे अटैम्प्ट किए थे, मैंने ना मैथ छोड़ी, ना इंग्लिश छोड़ी, ना साइंस छोड़ी, तो उसकी वजह से मेरा अच्छा स्कोर रहा इसमें। और सब्जेक्ट मेरा वैसे ही ठीक है, अच्छा था, तो इस बार थोड़ा और अच्छा सुधार हो गया तो मेरा अच्छा हो गया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आप बहुत सारी बुकों का कलेक्शन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिमिटेड बुक पढ़ो। मैंने कोई ज़्यादा बुक नहीं पढ़ी थी, एक सर ने जो बता रखी थी वही पढ़ी, जिसमें एक आर्य थी मेन। तो मैं इसको यही मानता हूँ कि जहाँ वो होता है ना कि सारी नदियों का एक जगह संगम है, तो ये आर्य बुक वो संगम है, सब नदियाँ एक जगह आके इकट्ठा हो जाती है। ये एक पर्याप्त है आपका सिलेक्शन करवाने के लिए। अलग अलग लोग अलग अलग आइडिया देंगे कि नहीं तू वो पढ़ ले, तू वो पढ़ ले, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बुक भी आपका सिलेक्शन करवा सकती है। इसके अलावा सर ने जो बेस्ट बुक है जब वो आप बता रखी है, तो ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आप ज़रूर सफलता प्राप्त करोगे। कुछ और कुछ कड़वे अनुभव जो शेयर करना चाहिए आप जो आज तक आपने रखे कि नहीं मैं तो ये सफल होने के बाद मैं शेयर करूँगा? सर सबसे कड़वा तो यही था क्रिकेट वाला ही, कि क्रिकेट में इतनी निराशा हुई थी मेरे को, जब सिलेक्शन नहीं हुआ। टीम में मैं मतलब हुआ था, कोलिंग शील्ड वाला मैच था, उसमें डिस्ट्रिक्ट में मेरे सबसे टॉप स्कोरर था, मैं विकेट कीपर था। तो वहाँ पे सब सिफारिश से जिसका सिलेक्शन हुआ था ना, उसके 6 मैच में 80 या 70 रन थे और मेरे 400 प्लस रन थे, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मेरे को क्रिकेट से विश्वास उठ गया था। और यही सिस्टम हुआ, पिछला फर्स्ट ग्रेड हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरे साथ वाले मतलब मेरा ग्रुप था 8-9 लोगों का, सबका हो गया, मैं एक रहा था। तो मैंने ये सोच लिया, मैंने कहा अब मैं पढ़ाई नहीं करूँगा, लोग सही कह रहे हैं कि तेरा सिलेक्शन नहीं होगा तो शायद मेरा नहीं होगा। मैंने तैयारी रोक दी एक बार। फिर मेरे को पापा जी ने घर में बैठ के बिठाया कि तेरे किस चीज़ की कमी है, तेरे को मैंने कुछ बोला, तेरे मम्मी ने कुछ बोला, हम लोग साथ हैं, हमें विश्वास है कि तेरा सिलेक्शन होगा, तो हमारे बोलने से एक बार और ट्राई कर। तो मैंने कहा मेरे से अब नहीं होगा, मैंने हाथ ऊपर कर दिए कि तू हमारे बोलने से एक बार चला जा। तो फिर मैंने सर से बात की, तो सर ने कहा अभी इतनी जल्दी कैसे हार मान सकते हो, आप यहाँ हो एक बार मेरे पास, फिर बात करते हैं। तो मैं जनवरी में आया था यहाँ पे, तो जनवरी में आते ही सर से मैंने बात की। मैंने कहा सर तैयारी करने की हिम्मत तो नहीं है पर ट्राई कर लूँगा मैं। यहाँ जुड़ने के बाद धीरे धीरे जैसे साथी ग्रुप अच्छा बना, धीरे धीरे टेस्ट दिए तो अच्छी रैंक आनी स्टार्ट हो गई। जैसे ये फरसाराम जी और मेरे साथ के ग्रुप में थे, एहतराम जी आए हुए हैं यहाँ साथ में, तो हमारा ऐसे करके राकेश जी और सबका अच्छा ग्रुप बन गया था। तो धीरे धीरे जब टेस्ट देते गए तो टेस्टों में मेरा नंबर अच्छा आते गया। स्टार्ट में आया तब मेरा लगभग 80-90 के लगभग रैंक आई थी। तब मैंने कहा यार इतने लोग अभी भी मेरे से आ गए, जो मैं पिछली बार तैयारी करके गया हूँ तो भी तो मेरा तो होना मुश्किल है। जैसे ही 2-4 टेस्ट दिए तो 50 में आया, 30 में आया, 20 में आया। फिर लास्ट में तो ये वाला स्टेज में टॉप 5 में आने लगी थी, तब कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मेरा हो सकता है, अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। तो वही है कि रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ है अपनी सफलता के लिए। आप कितने रेगुलर रह सकते हो, वो एक सबसे बड़ी बात है कि आप कितनी ईमानदारी से तैयारी करते हो। कि कुछ लोग बस लेके बैठे रहते हैं कि नहीं मैं आज तो 2 घंटे पढ़ लिया, अब मैं 1 घंटा आराम कर लेता हूँ, ये चीज़ नहीं चलेगी। आपको लगभग अगर लेक्चरर बनना है तो 12-13 घंटा तो आप मिनिमम मान के चलो कि इतनी तैयारी करूँगा तब उस लेवल तक पहुँचूंगा। क्योंकि आप कौन सी पोस्ट पे जा रहे हो वो भी देखो, कितना कंपटीशन होगा। कुछ राकेश जी बच्चों के क्वेश्चन आए हैं और सबसे ज़रूरी यही है कि विद्यार्थियों के मन में जो जिज्ञासाएं हैं उन पे बात होनी चाहिए। और मैं आपसे वो साझा करना चाहूँगा कि एक विद्यार्थी ने ऐसा लिखा है और मैं अक्सर इस पे चर्चा करता हूँ कि तैयारी करते समय मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ी बाधा है। हर 5 मिनट के बाद में हाथ किताब से उठ के अपने आप मोबाइल फ़ोन पे चला जाता है और 5 मिनट के हम सिर्फ 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाते हैं और 1 मिनट के लिए फ़ोन उठाया और कब 30 से 40 मिनट निकल गई हमें पता ही नहीं चला। और इसी की वजह से हमारा शेड्यूल प्लान पूरा नहीं हो सकता। तो इसके लिए कोई ऐसा तरीका जो अपनाया जाए और इससे हम दूर रहें, यानी बड़ा चैलेंज यही है मोबाइल फ़ोन का उपयोग जो है। सर मैं स्टार्ट में तो मेरी भी यही दिक्कत थी, मैं थोड़ी देर पढ़ता फिर आदत होती मैं रील्स देखने लग जाता। मैंने कहा चलो थोड़ी देर देख लें, इतनी देर पढ़ लिया अब क्या होता है यार, थोड़ा ब्रेक होता है, इतनी देर पढ़ लिया कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते मैंने एक दिन बस अपना टाइमर ऑन किया कि मैं दिन में कितने घंटे फ़ोन चलाता हूँ, तो उसमें आया कि 5-6 घंटे दिन में फ़ोन चल जाता है। तो मैंने कहा मैं पढ़ा कब, पढ़ाई कितनी हुई है मेरी। फिर मैंने कैलकुलेशन किया तो मैंने कहा सारा टाइम तो इसमें जा रहा है, पढ़ा कब मैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया, मैं रूम पे छोड़ के लाइब्रेरी रहता रहा तो लाइब्रेरी में रूम पे छोड़ के चला जाता था फ़ोन।
फिर धीरे धीरे फ़ोन थोड़ी देर में रूम नीचे ही था लाइब्रेरी के जस्ट, तो रूम पे आके देख लेते हैं। मैंने कहा यार ये तो दिक्कत हो रही है, क्या फ़ोन को संभाल के आते हैं। अब तब तो बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो फिर मेरे हैदराम जी और हमारा ग्रुप था, तो मैंने हैदराम जी को फ़ोन दे दिया। मैंने कहा जरूरी कि अगर मम्मी पापा का फ़ोन आए ना तब भी मेरे को देना, मैं मांगू ना तो भी मेरे को मत देना। तो ऐसे करके मैंने मतलब ये फ़ोन वाली सबसे बड़ी दिक्कत है। आप हो सके तो कीपैड फ़ोन रखो, सबसे पहले यही बात। और भी अच्छी आदत है, कीपैड फ़ोन रखोगे और जहाँ तक अपने इतना कोई इमरजेंसी है नहीं, आप फ़ोन अगर लाइब्रेरी में पड़े तो रूम पे छोड़ गया करो, क्योंकि पास में होगा तो आप कितना ही कंट्रोल नहीं कर सकते फ़ोन आपको। और हो सकता है इसके आप पॉजिटिव यूज़ भी ले सकते हो, ये नहीं है कि आप ये पास में रख के पढ़ नहीं सकते। इसमें आप क्लास देख रहे हो तो वो भी, और पॉजिटिव यूज़ भी है इसका, लेकिन ज़्यादा डिस्टर्ब वाला है आजकल सिस्टम है। सब रील, कहीं भी देखो रील चलती रहती है बस, या मैच आता है तो लड़कों में, और ये तो मैच वाला सबसे बड़ा कीड़ा है। अभी वर्ल्ड कप चल रहा है तो वैसे भी। तो मोबाइल फ़ोन को लेके तो वही है कि देखो ये बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या नहीं है। जब आप लेक्चरर बन के स्कूलों में जाएंगे तो सबसे बड़ा चैलेंज आपको यही फेस करना पड़ेगा कि 11th 12th के बच्चे खुद फ़ोन लेके आएंगे स्कूल के अंदर, और उनसे सिर्फ पढ़ाई नहीं और व्यवस्थाएं भी बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी। उनके गार्जियन ये आएंगे, आपको बात कहेंगे कि सर इनका फ़ोन छुड़वाओ, तो जब गुरुजी खुद नहीं छोड़ पा रहे हैं तो उनसे कैसे छुड़वाएंगे। तो अभी से आदत बना लो फ़ोन का सीमित प्रयोग। जैसा राकेश जी ने कहा कि जब तक आप लेक्चरर नहीं बन जाते कीपैड फ़ोन रखें। फिर भी ऐसा हो तो आप दिन में घर पे ये टाइम बता सकते हैं कि मैं सिर्फ इस समय यानी शाम को 7 से 8 जो है उनसे बात कर लिया करो, या जहाँ पीजी में रह रहे हैं उनका मोबाइल नंबर दे दें, अर्जेंट हो तो वो आपको कॉल कर लें, बंद ही रखें, ये समाधान हो सकता है। एक पॉजिटिव आप और भी ले सकते हो, जैसे रूम पे आप गए, आपका फ़ोन पड़ा है, तो आप उस टाइम जैसे आप खाना बना रहे हो या खाना खा रहे हो तो उस टाइम आप करंट जी की क्लास लगा के सुन सकते हो या दे सकते हो साथ में। ये भी भाई हम आदत वो छोड़ तो नहीं पा रहे हैं, उसको सही दिशा में अगर डाइवर्ट कर दें, फ़ोन रखेंगे पर उसको सही दिशा में एक आदत बना ले कि अगर जैसे छोटे बच्चों को देखते हैं ना, वो कार्टून्स देखते हैं, अपनी आदत रील्स की बन गई कि रील्स देखेंगे। पर अगर आप 1 सप्ताह या 15 दिन ये प्रयास कर लेंगे, छोटे छोटे सब्जेक्ट के कंटेंट है, कोई आपने हिस्ट्री का, पॉलिटी का कंटेंट उसमें देखना स्टार्ट कर दिया तो आपकी हैबिट वैसे ही बन जाएगी, आप फिर वो देखने लग जाएंगे। अगला पर्सन क्लास में से ये राकेश जी कि एक ऐसा पर्सन आपके ही नाम से ये राकेश जी हैं, रोल नंबर राकेश जी 8 वाले 7 वाले कौन से रोल नंबर वाले राकेश जी? अच्छा ठीक है, कि नियमितता कैसे बनाएं, पढ़ाई में नियमितता कैसे बनाएं। तो इसके लिए तो शेड्यूल का अगर सामने रखें तो आप शेड्यूल लेके बैठोगे तो आप अगर सोच लोगे कि मेरे को ये शेड्यूल पूरा करना है तो आप नियमितता में इसमें आप चूक ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ आके टेस्ट देंगे, अगर अपने शेड्यूल पूरा नहीं किया तो पेपर अटेंड ही नहीं कर पाएंगे। और जब रैंक में नीचे जाएंगे तो फिर ये सोचेंगे नस नीचे करनी पड़ेगी कैसे कि यार सर पूछ ना ले मेरे नंबर कितने हैं। तो आप उस चीज़ को टेंशन हर बंदा तो ज़िंदगी में डालो कि मेरे को जिद करके कि मेरे को ये शेड्यूल पूरा करना है, नहीं तो तब तक मैं उठूँगा नहीं। और दूसरी बात, लाइब्रेरी ज्वाइन करोगे तो आपको वैसे भी नियमितता बन जाएगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आप इधर देखोगे तो इधर वाला पढ़ रहा है, उधर देखो तो उधर पढ़ रहा है, फिर खुद का सोचोगे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो रील्स देख रहा हूँ। तो फिर वैसे अपना आप रेगुलरिटी बन जाएगी धीरे धीरे। स्टार्ट में तो देखो कोई नहीं पढ़ सकता कि आप कोचिंग ज्वाइन की और स्टार्ट में मैं 15-16 घंटे पढ़ लूँगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। स्टार्ट में आप 5 घंटे पढ़ोगे, धीरे धीरे उसमें इंक्रीज होगा कि 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, तो ऐसे नियमितता धीरे धीरे बढ़ जाएगी। एक नया पर्सन और है कि कभी ऐसा आपको लगा पढ़ते पढ़ते कि ऐसा टाइम है कि मुझे सब कुछ याद हो गया, कभी ऐसा भी लगा? सर ऐसा तो नहीं लगा, लेकिन बुक बंद करता था तो ऐसा लगता था मेरे को कुछ नहीं याद है। हाँ ये बात हमेशा बनी रहेगी। ऐसा तो कभी नहीं होगा कि नहीं लग ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, किसी विषय में नहीं लग सकता, कभी नहीं लग सकता कि मुझे सब कुछ याद है। हाँ ये हमेशा लगता था कि मेरे को कुछ याद नहीं है यार, अभी पढ़ा मैंने शेड्यूल और क्या होगा पता नहीं, टेस्ट में तो हमेशा ये डर लगा रहता था। एक नई चीज़ है, पिछले इसी आपके वैकेंसी से एक ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, आरपीएससी ने नया एक गुणवत्ता सुधार में लागू किया है कि 40% अंक विषय में प्रथम पेपर में अर्जित करें, सब्जेक्ट में अर्जित करें। तो एक विद्यार्थी ने दिया है कि अगर बैलेंस हमको पूरा फर्स्ट पेपर तुलनात्मक करना है तो उसमें 40% का आंकड़ा कैसे हम सेव कर सकते हैं? अपने हिस्ट्री वालों के लिए तो 40% वाला सबसे ईजी है, इस चीज़ में अपने को टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। आप रेगुलर शेड्यूल फॉलो करें तो इसमें कोई इतना प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि अपने 15% हिस्ट्री का आएंगे इसमें, तो आप उस चीज़ में दूसरों से, अब जैसे हिंदी वालों के 4 है तो उसमें तो आप कितने आगे हो, तो अपने उसमें दिक्कत नहीं है। आप एक चीज़ ये है कि आप कोई पार्ट छोड़े ना,
सबको ट्राई करते रहे साथ में, जैसे मैथ इंग्लिश सारी है तो सबको साथ में लेके चलना है। आप एक पार्ट भी छोड़ दोगे, जैसे आपने कर लिया मैं मैथ नहीं करूँगा, तो मैथ के 12 क्वेश्चन होते हैं, आप सोचो 75 में से 12 माइनस करो, कहाँ जाके ठहरोगे? आपकी गारंटी है कि बाद में सारे वाले आप सही कर लोगे। जैसे ही आपने इंग्लिश का लीव कर दिया, जैसे साइंस का कर दिया, वैसे करके आप 20-22 क्वेश्चनों का कर दिया नुकसान, फिर बचे 50, उसमें से आप कितने अटेंड कर लोगे? 40% वाला तो ये बहुत अच्छा हुआ है अपने लिए। हिस्ट्री वालों के लिए तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा है, और इसमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोगों का सब्जेक्ट बहुत अच्छा होता है तो और कुछ लोगों का फर्स्ट पेपर अच्छा होता है, लेकिन आप दोनों को एवरेज साथ में लेके चलोगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है, कोई नहीं रोक सकता। एक विद्यार्थी का बड़ा रोचक सा प्रश्न है कि जैसे होता है ना कि खाना खाया सुबह और शाम को फिर भूख लग गई, फिर शाम को खाया फिर अगले दिन फिर भूख लग गई, तो वैसा ही क्वेश्चन है कि पढ़ने के बाद में भी भूले जा रहे हैं, याद नहीं रहता, इसका क्या तोड़ हो सकते है कोई तोड़? इसका तोड़ तो कुछ नहीं, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते जाओगे ना तो आपको चीज़ें बस वो याद आती जाएगी, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो कुछ नहीं, आपको यही लगेगा कि यार मेरे को तो कुछ याद नहीं हुआ। आपको याद भली मत हो, पर आप उस चीज़ को पढ़ते जाओ। जब पहली बार पढ़ोगे, दूसरी बार आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये चीज़ मैंने पढ़ रखी है, तीसरी बार आओगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, चौथी बार लगेगा, फिर धीरे धीरे आपको वो चीज़ याद हो जाएगी उसमें। और पेपर में जैसे ही आप अटेंड करोगे ना, जैसे क्वेश्चन सामने आता तो 1 मिनट में क्लिक हो जाएगा कि हाँ यार इसका उत्तर ये है, लेकिन आपको घर बैठे यही लगेगा कि यार मेरे को कुछ याद नहीं है, मैं तो जो पढ़ा है वो भूल रहा हूँ। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा तो अपना आप क्लिक हो जाएगी कि नहीं हाँ इसका ये, फिर आधे से चलेगा। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा है। मैंने आर्य को 16 बार पढ़ा था। शाबाश, जोरदार, काबिल तारीफ है ये अपने आप में, 16 बार कंप्लीट करना। उसके पेज भी मतलब ऐसे लास्ट में दिए हो गया, ऐसे अपने बैच में एक विद्यार्थी है सीता, जिन्होंने शायद, सीता कौन सा रिवीजन चल रहा है अभी, एक बार कौन सा रिवीजन चल रहा है? 12। तो सीता ने मेंशन भी कर रखा है कि मैं 12वीं बार अब जो है उस किताब को पूरा कर रहे हैं, तो आप ऐसा टारगेट खुद को आप भी दे सकते हैं। तो उस चीज़ अभी कुछ दिन पहले निर्मल जी आर्य सर खुद घर आए थे, तो उन्होंने मेरी खुद की बुक चेक की, तो उन्होंने बोला बुक का ये क्या हाल किया है? मैंने कहा सर 16-17 बार पढ़ने के बाद बुक यही बोलेगी, अब तो बुक भी बोल रही है बस कर दूसरी ले लें। पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो भी लेक्चरर की कर रहे हैं, और चुनौती सामने ये आ रही है कि शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा। शेड्यूल वाली तो स्टार्ट में सब नए लोगों की दिक्कत आएगी। आप जितना हो रहा है ना उतना ईमानदारी से करते जाओ, ये सोचो मत कि मेरा ये पीछे बच गया है तो मैं क्या करूँगा। आप एक बार स्टार्ट में दिक्कत आएगी क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट पहले पढ़ा नहीं है, और हिस्ट्री ऐसे आसानी से काबू में भी नहीं आती है। आप फैक्ट याद करोगे तो सन भूल जाओगे, ऐसे धीरे धीरे मिक्स होता जाएगा। लेकिन आप धीरे धीरे एक बार शेड्यूल पूरा कर लो, दूसरे राउंड में आओगे तो आपको ऑटोमेटिक वो स्पीड बन जाएगी। तो इस चीज़ की आप एक बार टेंशन मत लो कि मेरा शेड्यूल पूरा नहीं हो रहा, लेकिन जितनी चीज़ पढ़ रहे हो ना वो चीज़ ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे को हाँ इस चीज़ में से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। वो चीज़ आप पकड़ के चलो कि हाँ मैं इस चीज़ में से तो मेरा ये क्वेश्चन चला गया, और अगर क्वेश्चन जा रहा है तो घर जाके सोचो कि ये क्वेश्चन मेरा क्यों गया, मैंने तो पढ़ा था आराम से, फिर ये क्वेश्चन गलत क्यों हो रहा है। आप पेपर को घर जाके कैसे हल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जैसे पेपर यहाँ से मिला, यहाँ हल करवाया सर ने, और घर जाके डेस्क पढ़िए मैंने रख दिया, अगले दिन जाके फिर आया फिर उसके ऊपर रख दिया। ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको पेपर पूरा घर जाके हल करना पड़ेगा वापस। इस क्वेश्चन में आपको सर ने कितने 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन दिए हैं, 50 तो उन क्वेश्चन को आप घर पे जाके कैसे उनको 100-150 क्वेश्चन तक पहुँचा सकते हो एक पेपर को। मैंने जब फाइल बनाई थी तो मेरे पेपर में कोई खाली जगह नहीं बचती थी कि मेरा यहाँ खाली जगह पड़ी है, क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन कितने ऐड कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है, वो आपकी मेहनत है। आप सीधा ले जाके रख दोगे तो उससे आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आपको पेपर वापस कैसे हल करते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो राकेश जी जैसा कह रहे हैं कि 50% यहाँ से हम आपको दे रहे हैं, घर जाके चाहे 1 घंटा या 1.5 घंटा और समय लग रहा है, उस 50 को आप 150 बनाने की कोशिश करें। पेपर में कहीं खाली जगह नहीं बचे, यानी उस % से और कितने % आप बना सकते हो वो प्रयास करें। ऐसा आप करेंगे तो वो चीज़ें आपके स्थायी भी रहेगी। दूसरी बात, एक बड़ा पेपर जब अपन अटेंड करते हैं तो आप कभी की का वेट मत करो कि की आएगी उसके बाद पेपर मिलाएंगे। पेपर घर जाते ही खुद सबसे पहले यही काम करो कि हाँ मेरे को पेपर हल करना है, तो पेपर खुद बुक लेके बैठो। आप अगर उस बुक से पेपर हल करोगे ना तो आपको कितने नए क्वेश्चन मिलेंगे। तो उसका सबसे बड़ा फायदा, आप की आते हैं की से सीधा सर ने वो की भेज दी, सीधा टिक लगा ली, उसमें आपने क्या किया एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जितना ये एक्स्ट्रा ये हो सकता है कि अपने जैसे कि पेपर में 150 क्वेश्चन आए तो उन 150 क्वेश्चनों को अपने कितना आगे मल्टीप्लाई किया है, और जब बुक से करेंगे तो आपको खुद को महसूस होगा कि हाँ यार मेरे को ये इतने नए क्वेश्चन मिल गए हैं। मैं कम से कम जैसे ही टेस्ट दे के जाता था ना तो 2 घंटे मेरा इसमें 2 या 3 घंटे वापस पेपर हल करने में निकल जाते थे।
अगले में इसी प्रश्न में एक है कि आसपास की नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मकता भी देखने को मिलेगी, तो उससे कैसे बचें? ये तो देखो आप सबने फेस की होगी, सब जगह ये सिस्टम है, क्योंकि किसी को ये सहन नहीं होता कि यार ये लोग ऊपर जा रहे हैं, इसको कैसे नीचे गिराऊं। ये एक दूसरे की टांग खींचने में लगे रहते हैं, और सबसे बड़े तो पास पड़ोसी या रिश्तेदार ही होते हैं ऐसी बातें करने वाले। तो सबसे बात ये है, कड़वी लगे या सच्ची लगे, लड्डू खाने भी वो आएंगे सबसे पहले। और सबसे बड़ी उनकी खासियत क्या होती है, रिजल्ट आता है ना उस दिन पहले ऐसे करके, थाड़े छोरे रिजल्ट आयो कहीं रही हो। तो उनको पहले पूछना चाहिए कि घर पे तो आपके भी लड़के, उसका रिजल्ट क्या रहा, ये क्वेश्चन पूछते ही वो धीरे से खिसक लेते हैं कि यार अब गड़बड़ हो रही है। तो उन चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि लोग यही चाहते हैं कि ये आगे ना बढ़े, और उन लोगों की बातों को अगर आप सीरियस लोगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि हाथी चलते हैं तो कुत्ते बहुत घूमते हैं, उस बात को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अगर आप उस चीज़ को सीरियस लेके बैठ जाओगे तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि उनका काम यही है कि इसको नीचे गिराना है बस। तो नेगेटिविटी लोग फैलाएंगे, उसको आप इग्नोर करते जाओ और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, क्योंकि अपने उस टाइम गुस्सा करके उनको कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अपने पास जॉब नहीं है, अपन क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे किस चीज़ का गुस्सा है, जॉब नहीं है, चुप रहे, बेरोजगार है। और जिस दिन अपन लग के जाएंगे ना, तो वही सबसे पहले स्वागत करने आएंगे, भाई मेरे को तो पता था तू लग जाएगा, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था कि तू नहीं लगेगा, मैं तो तेरे को उकसा रहा था कि तू पढ़े और अच्छे से। भाई को ये बात वो इसीलिए बोले कि हम उकसाया था आपको। फिर वही आके सबसे ऐसे करेंगे कि मैं तो सबसे बड़ा हित सीधा दे रहा। तो आरपीएससी की फाइनल उत्तर कुंजी जारी होने के बाद में आपने भी राकेश जी नंबर मिलाए, तो टोटल नंबर कितने बैठ रहे थे आपके? टाइम सर 292 नंबर थे। 292 के, यानी प्रथम पेपर में लगभग एक अपने आइडिया मोटा मोटा लेके चलें तो यानी कि 47-48% जो है आपके सही रहे जो है वो प्रथम पेपर में। क्योंकि ये आंकड़ा तो क्या है कि आरपीएससी फाइनल जब नंबर जारी करेंगे ना तभी पता चलेगा, क्योंकि कई बार ये होता है कि नंबर घट भी जाते हैं, और कई बार ऐसा रहता है कि जो आपके पहले गलत थे उनको डिलीट कर दिया गया, तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकते हैं। तो लगभग 47 या 46 के आसपास प्रथम पेपर में रहे, और लगभग सब्जेक्ट में आपके रहे पर्सन जो है मोटा मोटा एक अंदाज जो है अपने इसको देखें तो टोटल मिला के देखें तो वो 290-92 के आसपास में आंकड़ा है, टोटल मिलाएं तो ये आंकड़ा जो आ रहा है। ठीक है, बड़े बड़े पर्सन हैं वो सारे। राकेश जी जो विद्यार्थियों के मन में जिज्ञासाएं थी वो सारी आ गई। राकेश जी की कही हुई बातों को पुनः एक बार मैं रिपीट कर दूं, इन्हीं चीज़ों को आप ध्यान रखें कि राकेश जी ने जैसे खुद स्वीकार है कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ऐसा जो है शुरुआत की बात कर रहा हूँ, अब तो है ही बहुत मेहनती या इंटेलिजेंट, तभी इनका सिलेक्शन रहा है। शुरुआत में औसत विद्यार्थी, जैसा इन्होंने बताया कि 10th में 48 या 50 के आसपास इनकी स्कोरिंग जो है रही है। औसत स्टूडेंट होने के बाद में भी अगर किसी के मन में ये बात आ रही है कि नहीं लगने वाले तो कोई अलग ही दुनिया के होते हैं, अलग ही प्रकार के विद्यार्थी होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और सफलता का श्रेय जो है वो एक ही चीज़ में, सफलता का श्रेय एक ही चीज़ में, रेगुलरिटी में, नियमितता में, चाहे वो किसी से जोड़ लें, चाहे वो आप किसी टेस्ट सीरीज से जोड़ सकते हैं। उसके बाद में है कि शेड्यूल प्लान में पूरा का पूरा विश्वास रखें। ये एक पर्सन भी था विद्यार्थी का, सुनील जी का, कि शेड्यूल प्लान में कितना विश्वास रखा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि एक फील्ड में असफलता मिलती है, मान लो किसी कारण से, जैसे राकेश जी ने बताया कि क्रिकेट जो है इनकी एक बहुत बड़ी हॉबी या पैशन था, इनको यही था कि मैंने अपनी जो है एक पहचान जो बनानी इसी गेम में बनानी है। और इतने ऊंचे स्तर पे पहुंचने के बाद में जब सफलता नहीं मिले तो बहुत बड़ा दुख होता है, पर वहाँ टूटना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। लेक्चरर बनने के लिए प्रयास किया, पहले प्रयास में कुछ कमियां रही, रुक गए, नहीं चयन हुआ तो बाद में वहाँ रोका नहीं, खुद को फिर साबित किया और आज इस मुकाम में है। आज पूरा राजस्थान जो है इनसे परिचित हो रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि पिछली भर्ती में इन्होंने एक चीज़, यानी कि जो अटैम्प्ट है आपके हैं या असफलताएँ, उनसे आप सीखें। क्या सीखें कि पिछली में नहीं चयन होने का इन्होंने एक रीज़न बता दिया कि प्रथम पेपर पे मैंने ध्यान नहीं दिया, विषय को बहुत मैंने अच्छा किया पर प्रथम पेपर पे मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आप लोग भी इस चीज़ को ध्यान रखें, प्रथम पेपर पे ध्यान दें। औसत सभी विषयों को पढ़ना है। प्रथम पेपर के बारे में राकेश जी ने जैसे बताया कि आप किसी भी खंड को छोड़ के जो है आप नहीं सोच सकते, औसत प्रदर्शन जो है उसमें करने की कोशिश करें। बहुत सी किताबें जो है आप भाषा के हिसाब से, अपने रुचि के हिसाब से कैसे भी कुछ सीमित किताबों का चयन कर सकते हैं। बहुत सारा पुलिंदा आपने इकट्ठा नहीं करना है, क्योंकि बहुत सा पुलिंदा इकट्ठा कर लिया तो उनको हम पढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखें, किताबों का पहले चयन कर लें, ये सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। और जैसे ही आप टेस्ट आपने स्टार्ट किए हैं तो रैंक सुधार पे आप काम करें, खुद को एक टास्क दें, टारगेट दें कि फाइनल जब एग्ज़ाम होगा तो उसमें मैंने कितने नंबर अर्जित करने हैं, 300 या 320, 315 जितने भी है वो अपने आप को एक टारगेट दें। और फिर रैंक सुधार पे आप बारी बारी जो है प्रयास करें।
और लगभग अगर लेक्चरर आपको बनना है तो मैं ये मानता हूँ कि 10 से 12 घंटे जो है राकेश जी ने जो बात की उसी को मैं रिपीट करूँगा। इतनी मेहनत जो हमें करनी पड़ेगी, अगर इतनी मेहनत रेगुलर हम परीक्षा तक, आज से लेकर एग्ज़ाम तक, एग्ज़ाम कब हो जाए किसी को नहीं पता है, पर आज से परीक्षा तक अगर आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आप एक दिन जो है व्याख्याता इतिहास, व्याख्याता हिंदी, व्याख्याता पॉलिटी, जिस भी विषय से आप तैयारी कर रहे हैं, जिस भी भर्ती परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, आप उसमें सफल होंगे। पुनः एक बार जो है राकेश जी का इसी मंच से जो मैं पुनः एक उज्जवल भविष्य की कामनाएं करता हूं, जहां पे पद स्थापित रहें, वहां पे अपने नाम, अपने माता पिता का नाम, इतिहास विषय का नाम जो है वो आगे बढ़ाएं। और स्वाध्याय थीम जो है, स्वाध्याय थीम है अपने आप में, कोई एक संस्थान का नाम स्वाध्याय नहीं हो सकता। जैसे भारतीय सनातन परंपरा रही है, स्व अध्ययन की परंपरा जो है, गांव ढाणी कस्बे में भी जिन बच्चों में ऐसा एक निराशा का भाव आ गया है कि हम बड़े शहरों में जाके, बड़े कोचिंग संस्थान में जाके बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके हम पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको अगर संसाधन मिलते हैं, आपको अगर डायरेक्शन मिलता है तो आप किसी भी कोने में कहीं भी रह के आप पढ़ सकते हैं। और जो भी विद्यार्थी यहाँ से चयनित हुए हैं, जो अगली भर्ती में चयनित होंगे, वो भी जिस फील्ड में कार्य करेंगे, स्कूलों में काम करेंगे, वहीं से 12वीं से बच्चों को मार्गदर्शित करने का आप प्रयास करें। क्योंकि एक किसान मजदूर का बेटा, जब आप उसे ये रास्ता दिखाएंगे कि बेटा तेरे में योग्यता जो है एक सैनिक बनने की है, तेरे में एक योग्यता एक पटवारी बनने की है, एक आरएस बनने की, ऐसी चीज़ें आप उनमें जगाएंगे तो बिल्कुल वो सफल होंगे। एक दिन जब वो सफल हो जाएंगे तो वो वास्तव में आपका नाम बड़े गर्व से लेंगे कि फलां सर ने मुझे ये कहा था, उनकी वजह से मैं इस जगह पहुंचा हूं। तो पुनः एक बार राकेश जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन जो है। तो आप इस वीडियो को देखते हुए ये ऐसा अपने आप से एक वादा करें कि वो दिन भी दूर नहीं जब मैं भी इसी मंच पे यही हूँगा और मैं भी एक इंटरव्यू दे रहा हूँगा और मैं भी अपनी जर्नी जो है वो सभी को सुनाऊँगा। एक दो फैक्ट और बताना चाहता हूँ। अपनी स्टडी करते हो तो ऐसा ग्रुप बनाओ अपने साथ में कि जो लगता है कि हाँ ये सीरियस तैयारी कर रहा है और इसके साथ मेरे को फ़ायदा। मेरे 8 लोगों का ग्रुप था हम लोगों का, जिसमें से 6 लोगों को सिलेक्शन हो गया। फरसराम जी हमारे ग्रुप में थे। अब इनका ये समझ नहीं था क्यों ना, इनकी तैयारी तो सब्जेक्ट तो इनका मेरा से बहुत अच्छा था, पर इनकी थोड़ी रेगुलरिटी वाली दिक्कत थी। और एक राकेश जी भी, वो आपके बैच में अभी वापस आ रहे हैं, राकेश जी भी मेरे ग्रुप में थे और बाकी 6 लोगों का हमारा सिलेक्शन हो गया था। तो अब ग्रुप का बहुत महत्व है। आप कैसा ग्रुप बनाते हो ये आप पे डिपेंड करता है। कि आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो आपको हो सकता है कि आप कभी ऐसे हो जाए कि नहीं यार आज पढ़ने का मन नहीं है, तो ऐसा दोस्त हो कि नहीं खींच के लेके जाए कि नहीं चल तू भाई पढ़ना क्यों नहीं है, अपने को लगना नहीं है क्या। तो ग्रुप का बहुत महत्व है। आप ऐसे दोस्त बना लोगे कि वो पढ़ने का उनका मतलब ही नहीं है, तो आके बोलेंगे छोड़ना यार भाई कौन सा पढ़ रहा है, एक घंटे से कौन सा कलेक्टर बन जाएगा तो ऐसा ग्रुप नहीं बनाना है। ग्रुप ऐसा बनाना है कि जो आपको खींच के लेके मोटिवेट करे कि हाँ नहीं भाई पढ़ना है अपने को। तो ग्रुप सबसे बड़ा है। आप मेरे ग्रुप में अब देख लो आपके सामने है कि 6 लोग लगे हैं, तो मेरा ग्रुप कैसा रहा होगा। तो आप ग्रुप का बहुत महत्व, ग्रुप स्टडी करोगे तो उसका आपको अच्छा फ़ायदा मिलेगा। ठीक।